गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ सो फुल ऑफ लव आई कुड बेयरली ईट। आप लोगों में से काफ़ी ने मेरी आवाज़ को नोट किया। हाँ यार, मेरी कुछ टाइम से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उसकी वजह से आवाज़ सही से नहीं निकल रही थी और वीडियोस भी काफ़ी लेट हो गई हैं। पर फाइनली वो के लिए फिर से एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ। तो चलें पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लानवांजी ने कुछ वैन क्लैन वालों के क्लोथ्स पहने थे क्योंकि उसके क्लोथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो वेंशिंग ने उसे वैन क्लैन वालों के कुछ रोब्स दिए थे पहनने के लिए, जो लानवांजी पहनता है। तो उसे जब वेंग देखता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है और वो उस पर हंसता है। वो उसे बोलता है कि तुम इन क्लोथ्स में भी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहे हो लंचा, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। लानवांजी जिसे कभी भी किसी कॉम्प्लीमेंट का जवाब देना नहीं आता था, तो वो सिंपली बस यही बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि लेडी वैन ने मुझे ये क्लोथ्स दिए। तो वो सुन के वेंग बोलता है कि एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं, ये मत सोचना कि हम इतने ज़्यादा पुअर्स हैं कि हमारे पास थोड़े बहुत रोप्स भी नहीं होंगे किसी को देने के लिए। और उसके बाद वो दोनों चुपचाप केव से निकल जाते हैं क्योंकि वेंग ने उसे बोला था कि तुम यहाँ पे डिनर करके फिर ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेशल ओकेजन होने वाली थी और स्पेशल डिनर होने वाला था। तो उसलिए लानवांजी मान जाता है और वो दोनों केव से निकलते हैं क्योंकि वेंग लानवांजी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था और वो थोड़ा बहुत ब्रिल माउथ लानवांजी को दिखाना चाहता था। वो दोनों जैसे ही केव से बाहर जाते हैं, लानवांजी देखता है कि वो जगह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर देख सकता था कि वैन क्लैन के लोगों को बहुत ज़्यादा थिन कपड़े पहने होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। उनके पूरे फेस पे बियर्ड थी। जितने भी वो वैन क्लैन के मैन वहाँ पे मौजूद थे, बहुत कम लैंड्स थे जहाँ पे वो बैठे थे। कोई इतना अच्छा कोई बंदोबस्त नहीं था, ना सोने का ना बैठने का। पर फिर भी वो सारे वैन क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। वो एक दूसरे को जोक कर रहे थे। वो वेंग को देख के सब मुस्कुराते हैं, पर वो लानवांजी को थोड़ा क्यूरियोसिटी से देखते हैं। पर जब वो देखते हैं कि वेंग उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो लानवांजी को भी स्माइल करते हैं। वो उन सारे वैन क्लैन वालों को ग्रीट करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वही कन्वर्सेशन को आगे लेके जा रहा है। ऐसे बिहेव कर रहा था कि हंगुलजुल भी बिल्कुल आम आदमी की तरह ही है और उसको इतना ज़्यादा लग्जरी फील नहीं करवा रहा था। और थोड़ी देर के बाद बीच में खड़ा होकर सबके सामने बोलता है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड आया है मुझे विजिट करने। ये सिर्फ मुझे स्कूल करने ही आया है, हम दोनों साथ पढ़ते थे और इससे सब कुछ मालूम है कि मैं कितना ज्यादा ट्रबल मेकर हूँ और इसे अभी तक यही लगता है कि मुझे फ्यू लेक्चर्स की जरूरत है जैसे मैं पहले लेता था। वो ये सब बोल के लानवांजी को एल्बो मारता है। वेंग की आवाज पहले से बहुत ज्यादा सही थी, वरना जब भी लानवांजी और वेंग की बात होती थी तो वेंग की वॉइस में हमेशा बिटरनेस नजर आती थी। पर इसमें वो ओल्ड फ्रेंड का नाम सुनता है। वो सुन के लानवांजी का हार्ट थोड़ा एक करता है, क्लच करता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लफ्ज उसके लिए प्लेजर थे या पेन थे, क्योंकि फिर से अगर वो वेंग का दोस्त जाना जाए तो उसके लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी और गिफ्ट होगा। क्योंकि जब से वेंग डिमोलिक कल्टीवेशन में टर्न हो गया है, उसे ये बहुत फियर होता है कि कहीं उनकी दोस्ती खत्म ही ना हो जाए। पर अब जब वेंग ने उससे सबके सामने डिक्लेयर कर दिया है कि वो उसका पुराना दोस्त है, वो लानवांजी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। पर फिर भी उसे अंदर ही अंदर एक दुख होता है, क्योंकि वो हमेशा वेंग को एक दोस्त से भी बढ़कर चाहता था, क्योंकि वो वेंग से एक दोस्त से ज्यादा कुछ चाहता था। पर वो कोशिश करता है कि वो सारी चीजें उस टाइम ना सोचे, तो वो अपने दिमाग को क्लियर करता है। वो लानवांजी को हर एक कोना दिखाता है ब्रिल माउंट्स का। उसके बाद वो आगे चलने लग जाते हैं। वेंग लानवांजी को हर एक ब्रिल माउंट्स का कोना दिखाता है। उसे अपनी क्रॉप्स यानी खेती वगैरह दिखाता है और उसे सारे कुछ बताता है कि कौन सी डिफिकल्टीज उसे यहाँ पे आ रही हैं। इतनी देर वो उसे सब कुछ दिखा रहा होता है, लानवांजी साइलेंट ही होता है और वेंग ही सब कुछ बात कर रहा होता है और लानवांजी बिल्कुल साइलेंट होता है। और उसके बाद वो भी वेंग को बताता है कि उसने क्या क्या सीखा जब वो अपना क्लैन को रीबिल्ड कर रहा था। जब लानवांजी वेंग को बताता है लैंड क्लैन के बारे में, वेंग के फेस में टेंशन तो विजिबल थी, पर वो लानवांजी के हर एक बात पे नोट करता है। लानवांजी उसे डिस्कस करता है कि उसके लैंड क्लैन के डिसिप्लिन कैसे वो रूल सारे कॉपी करते हैं और उन्होंने हर एक बुक को फिर से कॉपी किया है और उन्होंने फिर से सारा कुछ रिस्टोर कैसे किया था जब वो वैन क्लैन वालों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सुन के वेंग बहुत ज्यादा धीरे बोलता है कि बहुत बुरा हुआ। वेंग की ये बात सुन के उसे ये फील होता है कि नहीं, वेंग से ज्यादा बुरी हालत हमारी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि जितनी ज़्यादा बुक्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, बहुत सारी लाइफ लॉस्ट हुई थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स बंद हो चुकी थी, पर क्लाउड रेसेस फिर से रिस्टोर हो जाएगा। काफ़ी टाइम लगेगा, पर वो सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, बुक्स फिर से बन जाएंगे, बिल्डिंग्स फिर से बन जाएंगी
और चिल्ड्रन फिर से बोर्न हो जाएंगे और वो फिर से ट्रेन हो जाएंगे और सारा लैंड सेक्ट एक बार फिर स्ट्रेंथ में आ जाएगा। वो सोचते हुए लानवाजी ब्रूल मार्स की हालत को देखता है। वो देख के उसके स्टमक, उसके दिल में बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि वो सोचता है उसका खुद का सेक्ट रीबिल्ड हो जाएगा। जैंग क्लैन, ने क्लैन, सारे जितने भी क्लैन जो वैन क्लैन वालों की वजह से बर्बाद हुए थे, यानी वैन चाओ ने जिसको बर्न किया था, वो फिर से रीबिल्ड हो जाएंगे। पर ये सारे लोग जो वैन क्लैन में हैं, जो वेविशन के साथ ब्रूल मार्स में रह रहे हैं, जिसके पास कोई घर नहीं है जो वो वापस जा सके और कोई भी मदद करने वाला नहीं सिवाय वेइंग की, वो अपनी लाइफ कैसे गुजारेंगे? इतनी बुरी हालत में उनकी कंडीशन थी, वो इस ऐसी जगह पे अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजारेंगे? वो ये सोचता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है सिवाय वैनशिंग और वेइंग के जैसे कल्टीवेशन एबिलिटी हो। वो ये सारी चीजें सोचता है तो उसकी नज़र वैनिंग पे पड़ती है। वैनिंग जो पहले से थोड़ा बेहतर था और वेइंग ने उसे बताया था कि अब वो किसी को हार्म नहीं करता। वो सुन के लानवाजी थोड़ा सेटिस्फाई होता है कि वैनिंग अब सेल्फ पोजीशन है और वो किसी को हार्म नहीं करता। वो वैनिंग को देखता है जो बहुत ज्यादा नर्वसली बॉर्डर्स पे चल रहा होता है। लानवाजी उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से देखता है, पर वेइंग ने उसे बहुत ज्यादा अश्योरिटी दे दी थी। जब से वो उठा है उसने किसी को भी हार्म नहीं किया। लानवाजी के पास कोई दूसरा पाथ नहीं होता, वो वेइंग की बात पे बिलीव कर देता है। पर देखा जाए तो वैन क्लैन में से किसी के पास भी गोल्डन कोड नहीं थी, इवन वेइंग के पास भी नहीं। उनकी इतनी ज्यादा बुरी स्टेट थी कि उनके पास अगर कोई डिजीज आया या वो और भी ज्यादा भूखे रहे तो वो बहुत ज्यादा जल्दी एजिड हो जाएंगे। लानवाजी अपनी सारी सोचों को मूव करता है अपने दिमाग से क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो वेइंग को इतनी ज्यादा सेक्रीफाइस करते हुए देखे और वो देखे कि एक एक करे उन सबको कुछ हो। जैसे जैसे लानवाजी ब्रूल मार्स को देखता है उसकी थॉट्स और ज्यादा बढ़ती जाती हैं, बट वेइंग वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट में होता है। तो वो अपनी सोचों को साइड पे करते वो बोलता है कि क्लाउड रेसिस में जितने भी यंग डिसिप्लिन थे वो अपना पूरा टाइम रूल्स को कॉपी में लगाते हैं। वो सुन के वेइंग बहुत ज़्यादा हंसना शुरू हो जाता है फिर से और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारा अंकल मुझे पूरी लाइब्रेरी को कॉपी करवाता। वो सुन के लानवाजी सोचता है कि अगर उसके अंकल को वेइंग को फिर से एक पनिशमेंट देने का मौका होता तो वो ज़रूर देता। पर उसके बाद वो सोचता है कि वेइंग को पनिशमेंट यानी वो सारे रूल्स कॉपी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे वेइंग का बिहेवियर कभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ था। बट अब वेइंग का थोड़ा मूड चेंज हो चुका है, यानी जब से वो डिमोनिक कल्टीवेशन में टर्न हुआ था तो वो इजीली एंग्री हो जाता था, पर अब उसने अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया है। पर फिर भी जब लानवाजी उसे उसकी बहन की मैरिज यानी शिजी की मैरिज की बात बताता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। पर जब आयुआन उसके हाथ को हाथ लगाता है तो वेइंग फिर से एक अच्छे मूड में हो जाता है। उन सारे लानवाजी के थॉट्स को वेइंग काटते हुए बोलता है, लंचा इधर देखो, ये सारी क्रॉप्स हैं जो वेनशिंग ने चुने हैं। वो सारी क्रॉप्स इतने ज्यादा बड़े यानी वो सारी खेतें इतनी ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई थी, पर फिर भी लानवाजी उन सारी चीजों को एडमायर करता है। अचानक से वेइंग बोलता है, लंचा मुझे सच सच बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे, रेडिश या पोटैटोज? उनके सामने रेडिश पड़े होते हैं। तो वेइंग देख के बहुत ज्यादा अनॉय वाला मुंह बनाता है। तो लानवाजी के लिए आंसर तो बिल्कुल प्लेन और क्लियर था, वो बोलता है पोटैटोज। वो सुन के वेइंग बहुत ज्यादा मुस्कुराने शुरू हो जाता है, जो देख के लानवाजी की मुंह से भी स्माइल आती है, पर वो अपनी स्माइल को छुपाने की कोशिश करता है। तो वेइंग बोलता है वेनशिंग को, देखो तुमने सुना, इवन हांगुलजल उससे भी पोटैटोज चाहिए ना कि रेडिश। तो वेनशिंग वो सुन के अपनी आइज को रोल करती है। वो बोलती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ रेडिश ही है। वो सुन के वेइंग मून करता है और वो कंप्लेन करता है, जो देख के लानवाजी को फिर से एक स्माइल आती है, पर वो अपनी स्माइल को हाइड कर देता है। तो लानवाजी को लगता है कि शायद वेइंग ने वाकई में इस जगह पे भी एक लाइफ बना ली है, जो बहुत पेनफुल था पर वो बिटर स्वीट भी थी। उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ था कि वेइंग इतना ज्यादा भी दुखी नहीं है जितना लानवाजी को लगा था। बट वो सोचता है कि वेइंग बहुत अच्छा डिजर्व करता है और वैन क्लैन लोग भी, क्योंकि उन्होंने लानवाजी के सामने बिल्कुल ये प्रूफ कर दिया था कि वो बहुत काइंड और बहुत काइंड हार्टेड लोग थे, जो एक दूसरे को टीज करते हैं, वेइंग को टीज करते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओपनली बात करते हैं। उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। लानवाजी को उनसे कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि जब से लानवाजी आया था उसने अपने बारे में ना ही कोई कंप्लेंट सुनी, ना ही कोई विस्पर सुनी, ना ही बैक बाइटिंग सुनी।
और वो लानवाजी को बहुत अच्छा ट्रीट करते थे और रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो देख के लानवाजी को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, क्योंकि जब लास्ट पार्टिंग हुई थी, यानी जब उसकी और लानवाजी की, यानी जब वेंग और लानवाजी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिन क्लैन के सेक्ट में, जब वेंग उन सारे वैन क्लैन को वहाँ से छुड़वा के लेके आ रहा था और सारे क्लैन्स वेंग के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सब ने ब्लाइंडली जिन्स का साइड लिया था और किसी ने भी वैन क्लैन वाले लोगों को जस्टिस नहीं दिलाया था। सारे सेक्ट लीडर्स इवन लानवाजी के ब्रदर ने भी यही डिसीजन लिया था। सबने इन सारी चीजों को बिट्रे किया था, सबने यही एक्सक्यूज किया था कि उन सबको अभी अपने सेक्ट को ध्यान देना है और रीबिल्ड करना है, सिवाय वेंग के। लानवाजी जो सारी चीजें सोच के अपने लिप्स को बहुत तेजी से बाइट करता है। वो चाहता था कि वो वेंग को बताए कि अब मैं ये सारी चीजें समझता हूँ, और वो वेंग से बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। ये सारी चीजें लानवाजी को बहुत सही लग रही होती हैं, पर वो जब भी वो सारी चीजें बताना चाहता था वो वर्ड्स उसके मुंह से निकलते ही नहीं थे, क्योंकि जब जब वेंग उसके नियर था वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसे लगता है कि वेंग अब बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में है। वो दोनों डिनर वाली टेबल पे जा ही रहे होते हैं तो वो देखता है वेंग का फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट और हैप्पी है। अगर ये सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस किए तो वेंग का शायद मूड फिर से ख़राब हो जाएगा, तो वो ये नहीं चाहता था कि वो वेंग का मूड फिर से ऑफ करे। तो वो चुप हो जाता है, अपने वर्ड्स को वहीं खा जाता है और वो सिर्फ वेंग की स्माइल को ही एंजॉय करता है। वो सब डिनर के टेबल पे बैठे होते हैं। वो देखता है कि वेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतना ज़्यादा हाई क्लास मील तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्लेन फूड होता है, पर लानवाजी तो पहले से भी इसी सारी चीज़ों से यूज्ड टू था, क्योंकि क्लाउड रेसेस में तो वो हमेशा प्लेन ही फूड खाते हैं। इसलिए लानवाजी को बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा था। पर वहाँ पे कुछ वाइन भी थे जो वेंग बहुत फ्रीली पी रहा था। जब वेंग अपना थर्ड कप लेता है वाइन का तो लानवाजी उसे शार्प लुक देता है, तो वो देख के वेंग 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फ्रोज हो जाता है। तो लानवाजी उसी टाइम टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है शायद वेंग ने बुरा मान लिया, पर थोड़ी देर के बाद वेंग हंसना शुरू हो जाता है। वो बोलता है, लंचा तुम मुझे स्कोल्ड कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा हूँ? लंचा तुम मुझे पुरानी बातों का याद दिला रहे हो। क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वो रात तुम्हें याद है? ये बहुत ज़्यादा फालतू क्वेश्चन पूछता है वेंग, क्योंकि लानवाजी को एक एक दोनों का मूवमेंट याद था, जैसे कि वो सारे मूवमेंट लानवाजी के सोल पे बिल्कुल काफ करके किसी ने लिख दिए हो। ये सारी चीजें वेंग बहुत जोर से बोलता है, तो सारे वैन क्लेन वाले लोग जो डिनर की टेबल पे बैठे थे वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, खासकर ग्रैनी वैन। तो वेंग उसे चीयरफुली बोलता है, ग्रैनी वैन। वेंग एक एक डिटेल बताता है, जो देख के लानवाजी को बहुत ज़्यादा शौक भी होता है, पर उसे अच्छा भी लगता है कि वेंग को वो सारी चीज़ें अभी भी याद है। और जैसे जैसे वेंग उसे बताता है उसकी आंखों में एक स्पार्क सी थी। वो एक बात को ख़त्म कर रहा था तो दूसरी बात स्टार्ट कर रहा था। वेंग के पास बहुत ज़्यादा अच्छा ह्यूमर था, जो चीज़ लानवाजी को हमेशा से बहुत अच्छी लगती थी, जो पहले लानवाजी को थोड़ी जेलसी सी लगती थी, पर अब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था। और वो खुशी से वेंग की वो सारी स्टोरी सुनता है, क्योंकि उन दोनों का एनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हुआ था जब वो क्लाउड रेसेस में थे। और वेंग उन सारी बातों को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिकली बता रहा था। जब उसने लानवाजी को ड्रंक किया था और उसके बाद उन दोनों को जो पनिशमेंट मिली थी, और उसके बाद जब वो कोल केव में मिली, और कैसे वेंग को सारी पनिशमेंट मिलती थी लान किरान से कि वो सारे रूल्स कॉपी करे, वो भी पूरे मंथ्स। और लानवाजी उस पनिशमेंट में वेंग को हमेशा सुपरवाइज करता था, और उस सारे पनिशमेंट में वेंग उसे बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो वो सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, और ग्रैनी वैन बोलती है, मुझे मालूम है तुमने बहुत ज़्यादा तंग किया होगा लानवाजी को। लानवाजी देखता है ग्रैनी वैन को, जब वो वेंग को देख रही होती है उसकी आईज में बहुत ज़्यादा वर्मनेस थी, और जब उसकी नज़रें लानवाजी की तरफ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यास खा रही होती है लानवाजी पे। और उसी टाइम लानवाजी को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है, क्योंकि सारे ब्रूड माउंट्स में सिर्फ एक ग्रैनी वैन ही थी जो गुनसे थी, यानी ओमेगा थी। बाकी सारे लोग वहाँ पे बीटा थे, यानी शांग यांग थे। सिर्फ वेंग अंकल फोर्ड जो था वो ही था एक अल्फा। ग्रैनी वैन की नज़रों से तो ऐसा लग रहा था कि वो लानवाजी को बहुत अच्छी तरह जानती है। वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिले थे, पर उसकी प्रेजेंस उसको ऐसा फील करवा रही थी कि जैसे वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। वो वेंग की फीलिंग्स को भी अच्छी तरह जानती है। लानवाजी वो देख के अपने आप को ईज करता है, क्योंकि उसे ये बात याद आती है कि सारे क्लैंस में, यानी जितने भी अलग अलग सेक्ट्स थे, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल था कि कोई अल्फा यानी कोई भी शेन्यू अगर कोई किसी ओमेगा को टीज करता है, यानी किसी कुंजे को टीज करता है, उनके लिए नॉर्मल था। पर अगर ये सारी चीज़ें लान किरान के सामने होती तो वो बहुत हमेशा गुस्से वाला हो जाता था या हमेशा फ्यूरियस हो जाता था।
जैसे लानवांजी की नज़र ग्रैनी वैन पे पड़ती है, उसकी नज़र से उसे फील होता था कि शायद वो लानवांजी को बहुत अच्छी तरीके से जान रही है। उसकी स्मग से तो ऐसा फील हो रहा था, लानवांजी को बहुत ज़्यादा हीट फील होती है और वो समझ जाता है कि आखिर ये सिचुएशन कैसी लग रही है उन सबको। और ये सब समझ रहे हो लानवांजी सिर्फ वेइंग से ही मिलने आया है यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों साथ साथ बैठे थे। दूसरा, लानवांजी वेइंग को ड्रिंक करने से भी मना कर रहा था। वेइंग बार बार लानवांजी के बाउल को फिल कर रहा था और आयुआन जो अपनी ग्रैंडमदर को छोड़ के लानवांजी की गोदी में आके बैठा था। ये सारी चीजें लानवांजी सोच ही रहा होता है। वेइंग आयुआन के हेयर्स को सहलाता है और वो आयुआन को बोलता है, आयुआन तो मैं फूड को कट करके दूं? वो सुन के आयुआन अपना फेस ऊपर करता है और वो बोलता है नहीं, गगा करेगा। लानवांजी का अटेंशन उधर आता है। लानवांजी समझता नहीं है और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि आयुआन उससे ही बुला रहा है। वो सुन के वेइंग थोड़ा सरप्राइज होता है, पर वो उसके बाद जेंटल हो जाता है और हंसना शुरू हो जाता है। वो आयुआन की चेस्ट को हिला के बोलता है, आयुआन अब तुम अपने पुअर शियान गंगा को भी छोड़ रहे हो, सिर्फ तुमने इतना ज्यादा प्रिटी फेस देख लिया है, कितनी ज्यादा फैटलेस हो तुम। वो सुन के उसी टाइम ग्रैनी वैन जो है वो फोर्थ अंकल को देखती है। वो देख के लानवांजी को हीट और ज़्यादा रेज हो जाती है और उसके एयर्स भी रेड हो जाते हैं। उसका दिल चाह रहा था कि वो उन सबको एक्सप्लेन करे कि वो सब लोग थोड़ा गलत समझ रहे हैं। वो सोचता है कि मैं कौन सी एक्सप्लेनेशन दूंगा उनको। उसकी लैप यानी उसकी गोदी में ऑलरेडी चाइल्ड बैठा हुआ है। वेइंग उन दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा है और उसे ये मालूम था कि वो एज अ फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं बिहेव कर रहे थे। वो ये बोल सकता था कि वो वेइंग का फ्रेंड है। वो ये भी बता सकता था कि वो सिर्फ वेइंग को सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे नहीं आया था। अगर वो सारी चीज़ें बोलेगा वो एक बड़ा झूठ बोलेगा और झूठ बोलना भी तो बहुत ज़्यादा फॉरबिडन है। पर उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील हो रहा था, जैसे जैसे ग्रैनी वैन और फोर्थ अंकल एक दूसरे को मुस्कुरा के ग्लेज कर रही थी। और वो सोचता है जितना जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँ उतना अच्छा होगा। पर जब जब उसको वो थॉट आती थी कि जाने की, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता था उसके दिल में। वो देखता है कि अब बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है, वो यहाँ पे एक रात तो सो सकता है और वो सारी प्रॉब्लम सुबह को सॉल्व कर सकता है। और उसके बाद वो फिर से मीट को काटने लग जाता है अपनी चॉपस्टिक से और आयुआन के बाउल को फिल कर देता है। पर बाकी के जितने भी लोग थे वहाँ पे उन्होंने सबने अपना खाना यानी मील खत्म कर दिया था और जल्दी से अपने वाइन के ग्लास उठा लिए थे। वेइंग जो बहुत ज़्यादा टेम था उन सबको ज्वाइन करने में। वो उसी टाइम लानवांजी की साइड देखता है एक अप्रूव होने के लिए, तो उसी टाइम लानवांजी उसे अप्रूव साइन देता है अपनी आइज से। तो वेइंग जल्दी से जाके उनके साथ ड्रिंक करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो विस्पर करता है लानवांजी के एयर्स में, लंचा तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे है ना, चलो आयुआन को उठाते हैं और केव में वापस चले जाते हैं। ये सारे वैन क्लैन के लोग आज पूरी रात सेलिब्रेट करने वाले हैं, इनको हम यहीं रहने देते हैं। तो फोर्थ अंकल वो सुन के वेइंग के ऊपर हंसता है और वेइंग आयुआन को अपनी गोदी में उठा के उस अंकल को बोलता है कि वो ये सारी चीज़ें क्लाउड रेसेस में नहीं करते, इसलिए मैं आयुआन और अंशा को लेके केव की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारी लिक्विड वाली वर्च्यू लानवांजी के ऊपर अफेक्ट करे। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं लानवांजी को अपने ऊपर आइस फील होती हैं और उसे कुछ बातें भी सुनाई यानी कुछ विस्पर्स भी सुनाई देती हैं। वो सुन के लानवांजी के एयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं और उसे वो फील होता है कि आज रात वो दोनों गॉसिप्स का टॉपिक बनने वाले हैं। और जैसे ही वो केव के अंदर जाते हैं वेइंग बड़ी लंबी सी सांस लेता है। वो बोलता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्षितिज इस पीकॉक के साथ शादी करने वाली है। ओके गाइस, इस बात को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।